अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूं आयशा बख्श। सुप्रीम कोर्ट ने साइफर केस में इमरान खान के साथ शरीक मुलजिम शाह महमूद कुरैशी की जमानत मंजूर की। शाह महमूद कुरैशी की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की मुसद्दिका कॉपी भी मौसूल कर ली गई। वकला ने जमानती मचलके भी जमा करवाए, जिसके बाद शाह महमूद कुरैशी की जेल से रिहाई का वाज़ेह इम्कान था, मगर कुरैशी साहिब को अडियाला जेल से रिहा होते ही GHU हमला केस में गिरफ्तार कर लिया गया। इस मौके पर शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का मजाक किया गया, उन्हें झूठे मुकदमे में फिर गिरफ्तार किया जा रहा है। शाह महमूद कुरैशी का शुमार PTI के ऐसे रहनुमाओं में होता है जो सियासत में खसारे का सौदा कम ही करते हैं। शाह महमूद कुरैशी का सियासी प्रोफाइल भी यही बताता है कि उन्होंने अपने आबाई ज़िला मुल्तान के कई सियासतदानों यूसुफ रजा गिलानी और जावेद हाशमी के बरखिलाफ कभी भी इस्टेब्लिशमेंट को नाराज करने की कोशिश नहीं की। मुशर्रफ दौर में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ वफादार रहने वाले शाह महमूद कुरैशी जब 2011 में PTI में शामिल हुए तो सियासत के पंडितों को समझ में आ गई कि अब PTI को इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट मिल रही है, और इसका बड़ा सबूत शाह महमूद कुरैशी का PTI में शामिल होना है। यही वजह है कि जब PTI के इस्टेब्लिशमेंट के साथ मामलात खराब होने लगे और सानिया 9 मई के बाद इमरान खान के बड़े बड़े टाइगर्स भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज और ट्वीट्स करके PTI से लाताल्लुकी का ऐलान करने लगे, तो कई हलकों में यह कयास किया जा रहा था कि शाह महमूद कुरैशी या तो PTI की कमांड मुकम्मल तौर पर अपने हाथ में ले लेंगे या PTI से मुनहरिफ हो जाएंगे, मगर ऐसा नहीं हुआ। अब साइफर केस में सुप्रीम कोर्ट की जमानत के बावजूद शाह महमूद कुरैशी को 9 मई वाकयात पर गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल मामला है क्या, या क्या कुछ समझ में आ रहा है शाह महमूद कुरैशी की सियासत को देखते हुए, पैनल से इसी पर गुफ्तगू करेंगे। पैनल में हमारे साथ हैं अबसार आलम, जैगम खान, शहजाद चौधरी और इफ्तिखार अहमद। आप चारों के लिए प्रोग्राम का पहला सवाल। साइफर केस में जमानत, 9 मई वाकयात पर गिरफ्तारी। शाह महमूद कुरैशी का सियासी प्रोफाइल, एक ज़ेरे इताब पार्टी में रहकर शाह महमूद कुरैशी क्या सियासी मकासद हासिल करना चाहते हैं या क्या सियासी तौर पर हासिल कर पा रहे हैं, कर पाएंगे? जैगम साहब। देखिए, शाह महमूद साहब का आपने बताया कि वो हमेशा इस्टेब्लिशमेंट के साथ रहे हैं। आपने पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की बात की। शाह साहब का जो इस्टेब्लिशमेंट का ताल्लुक़ है इनके ख़ानदान का, वो सलातीन दिल्ली की इस्टेब्लिशमेंट से शुरू होता है। उसके बाद मुग़ल आए, उसके बाद सिख आए, उससे पहले अफ़गान आए, उसके बाद अंग्रेज़ आए, फिर पाकिस्तान बना। कभी उनकी तारीख़ में उनके मामलात अपने दौर की इस्टेब्लिशमेंट से ख़राब नहीं रहे। ये पहली दफ़ा है, कम अज़ कम मैंने जितनी तारीख़ पढ़ी है, मुल्तान की तारीख़ पढ़ी है, इनके बुज़ुर्गों की तारीख़ पढ़ी है, ये पहली दफ़ा है कि वो इस्टेब्लिशमेंट की रॉन्ग साइड पर है। और ये पहली दफ़ा है कि मुझे शाह महमूद पर तरस भी आया और हमदर्दी भी हुई, लेकिन उसके बाद मुझे अपने ऊपर भी तरस आया और इस मुल्क पर भी तरस आया। और 3 सवाल मैंने अपने आप से पूछे, मेरे जहन में आए। पहली बात ये थी कि पाकिस्तान में कानून की अमलदारी का क्या मुस्तकबिल है। ये लोग तो कानून से भी बड़े होते थे और इन पर भी ये सलूक हो रहा है। क्या अंग्रेज़ ने जो अपने DCO को, डिप्टी कमिश्नर को, जिसको वो कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर कहता था, उसको जो पकड़ धकड़ करने के इख्तियार दिए थे 3 MPO के तहत, क्या वो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट से भी ज़्यादा बड़े हैं? क्या पाकिस्तान का आईन जो आज़ादी इजहार की हक देता है, क्या 3 MPO उससे भी ज़्यादा बड़ा है? क्या जो पाकिस्तान में फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन है, जो सियासी जमातें बनाने का, चलाने का, मुजाहरे करने का अख्तियार है, क्या अंग्रेज़ का ये कानून उससे भी ज़्यादा बड़ा है? फिर दूसरी बात मेरे जहन में आई, वो बात ये थी कि अब इलेक्शन की साख का क्या होगा, और अगर इलेक्शन की साख नहीं होगी तो फिर हुकूमत की क्या साख होगी, और जो हुकूमत बनेगी इस इलेक्शन के बाद उसको अवाम किस नज़र से देखेंगे, उसको दुनिया किस नज़र से देखेगी, उससे कोई डील करेगा तो कैसे करेगा, क्या सोच के करेगा। पाकिस्तान का जब फॉरेन मिनिस्टर जाएगा दुनिया में कहीं और जब कोई उससे हाथ मिलाएगा तो क्या उससे हाथ मिलाने वाले के जहन में ये इमेजेस नहीं आएंगे कि कल को ये बंदा भी
इसी सलूक का मुस्तहिक ठहरेगा, उसके साथ भी यही कुछ हो रहा होगा। और फिर जमहूरियत की पाकिस्तान में क्या साख बचेगी। और फिर तीसरी बात मेरे जहन में ये आई कि हम पाकिस्तान का इमेज 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 करते रहते हैं। ख़ास तौर पे जब से मुशर्रफ साहब की हुकूमत आई थी, हमने अपने सर पर ही सवार कर लिया था कि हमें इमेज बेहतर बनाना है, अपने आप को बेहतर नहीं बनाना। इमेज को बेहतर बनाना है, जैसे इमेज कोई और चीज़ है, आईना कुछ और ही दिखा देगा। तो अब पाकिस्तान के उस इमेज का क्या बनेगा, दुनिया हमें किस नज़र से देखेगी। तो ये सवाल तो है शाह महमूद कुरैशी से बड़ा। लेकिन अगर हम शाह महमूद कुरैशी पर वापस आएँ तो शाह महमूद कुरैशी साहब का जो अपना ख्वाब था वो तो वैसे ही चकनाचूर हो गया। ठीक। इमरान खान ने अपनी सीट पर एक गुमनाम वकील को बिठाकर, जो सिर्फ साल पहले पीटीआई में आया था, शाह महमूद साहब के तो सारे ख्वाब चकनाचूर कर दिए। ठीक। अब वो जो भी कुर्बानियाँ दें, जिस मुश्किल से गुजरें, वो गुजर रहे हैं। हमारी हमदर्दी अपनी जगह, लेकिन पीटीआई के एक लीडर बनने का, चेयरमैन बनने का, और अपना जो उनका पुराना मकाम था वज़ीर ख़ारजा का, उससे एक दर्जा ऊपर जाने का जो ख्वाब है वो पूरा नहीं हुआ, वो भी पूरा नहीं हुआ। ठीक हो गया। और उनके भाई ने जो एक दफ़ा बताया था कि वादा ये किया गया था कि इमरान खान की बात तो इमरान खान तक है, इसके बाद आपकी बारी लगेगी। मुझे लगता है इनके साथ अगर कोई ऐसा वादा किया गया था तो वो भी शायद पाए तकमील को नहीं पहुंचेगा। चलें जी, ख्वाब तो बहुत रहे, ताबीर मुश्किल नजर आती है। कुर्बानियां दे रहे हैं शाह महमूद कुरैशी। इफ्तिखार साहब, थोड़ा सा और इस बात को खोलते हैं। एक परवेज़ इलाही साहब भी हैं, पीटीआई के सीनियर लीडर हैं, शाह महमूद कुरैशी भी हैं, दोनों का प्रोफाइल अभी हमारे सामने। कुरैशी साहब की बात हुई, मदद मिलने पर पीटीआई को कंट्रोल करने की कोशिश कर सकते थे, नाकामी रही, वो हालात नहीं बने। क्या 99 के बाद चौधरी परवेज़ इलाही इस खानदान के ज़रिए नून लीग को कंट्रोल किया गया था, क्या मदद फराहम नहीं की गई या सिरे से इसकी कोशिश ही नहीं की गई कुरैशी साहब को लेकर और पीटीआई को? किसने मदद फराहम करनी थी? एस्टैब्लिशमेंट ने। मदद फिर इंतज़ार कीजिए। फिर आपको लगता है अभी मदद मिलेगी कुरैशी साहब को? नहीं, आप इंतज़ार कीजिए। मुझे तो ऐसी चीज़ों में ना यकीन मैं रखता हूँ ना मैं इनमें ये आपने क्या कहानी शुरू की आज? ज़मानत हुई सुप्रीम कोर्ट से एक मुकदमे में वो नामजद हैं, गिरफ्तारी ना की जाती। गिरफ्तारी करने का ढंग गलत था, तरीक़ाकार गलत था, जो फुटेज बनवाई गई वो गलत थी। फुटेज कौन बनवा रहा है? कौन वो लोग हैं जो इन जगहों पे मौजूद हैं? कौन लोग हैं जिनकी फुटेज फिर फराहम की जाती है अदारों के ज़रिए स्क्रीनों के लिए? ये वही जिसका आप तवक्को कर रही हैं, इस्टेब्लिशमेंट की आप बात करती हैं। तो इस्टेब्लिशमेंट तो हर जगह है, इस्टेब्लिशमेंट दोनों तरफ नहीं खेल सकती। अच्छा, इस्टेब्लिशमेंट अपने मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ करती है। आप और मैं कौन है? हम तो खामखा हैं। असल चीज़ तो इस मुल्क में हुक्मरानी जिनके पास है उनके पास है। ये अभी इतनी बातें की गई, सलातीन दिल्ली और मुग़ल और सिख और अफ़गान और ये, और फिर साथ ही उसको कह दिया गया कि बहुत मज़लूम है बेचारा। पहले हम फैसला कर लें हम चाहते क्या हैं। क्या हम जो मुकदमात हैं उनकी पैरवी न करें? मैं ये उस पर एतराज़ है जिस तरीके से आज किया गया। एक आदमी कागज़ लेके फिर रहा है कि देखें ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, और उसको जिस तरीके से ढंग से गिरफ़्तार किया गया वो बहुत अफसोसनाक, शर्मनाक है। ये काम सलीके से भी किया जा सकता था, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? ये बात क्यों इतनी हाईलाइट की जा रही है? ऐसे वाक़यात, एक तो फेक न्यूज़ जाननी छोड़ रही, कोई किसी का एक्सीडेंट करके दिखा रहे हैं, किसी का कुछ करके दिखा रहे हैं, और एक तरफ एक ऐसी फुटेज दी जा रही है जिसको हम फेक भी नहीं कह सकते, ये ओरिजिनल फुटेज है। तो कौन है जो ये ओरिजिनल फुटेज के मौके फराहम कर रहा है? शाह साहब चले जाते आराम से, गिरफ्तारी रात को हो सकती थी बड़े सुकून के साथ, और शाह साहब इतने रेजिस्ट करने वाले लोगों में से नहीं है। वो पर्सनली मैं उनको जानता हूँ, वो एक धीमे मिजाज के नफीस आदमी। एक दफ़ा उन्होंने थोड़ी बहुत गर्मी सर्दी की थी एक पुलिस ऑफिसर से कि तुम कौन हो मुझे पूछने वाले और पकड़ने वाले, लेकिन तरीकाकार था। ये जो कुछ हो रहा है, मुझे तो डर है किसी बड़ी खेल का आगाज़ ना हो और बड़ी खेल के लिए बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी न की जा रही हों। मतलब मैं बतौर एक डेमोक्रेट और बतौर एक सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान जो हरकत मैंने देखी, मुझे तो उस पर अफसोस है। लेकिन क्या फिर मेरे से अगला सवाल वो करते हैं कि इफ्तिखार साहब आपको उन पे अफसोस है जो 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस हैं? अब यहाँ पे खेल शुरू होती है
और इसका जवाब मेरे पास नहीं, क्योंकि मैं 9 मई के बारे में अभी तक प्रोसिक्यूशन ने कोई मुकम्मल केस किसी अदालत में पेश नहीं किया। मैं क्या कह रहा हूँ, कोई मुकम्मल केस अभी तक किसी अदालत में पेश नहीं किया। सो वो मसला भी रखा हुआ है नामुकम्मल, और ये गिरफ्तारी को इतना हाईलाइट करके दिया गया, क्या खूबसूरत तय किया गया किस गेट से वो निकलेंगे, कैसे वो कागज दिखाया जाएगा, कैसे गिरफ्तारी होगी। बुनियादी सवाल की तरफ आऊंगी, आपने इसको बड़ा बुनियादी सवाल आपने किया शाह महमूद कुरैशी की गिरफ्तारी के हवाले से, और मैंने जो कुछ कहा वो मैंने कह दिया। अब ये तो मैं नहीं कह सकता जो कुरैशी साहब को कुछ हासिल होगा, किसी ख्वाब की ताबीर होगी। बिल्कुल होगा, ये मुल्क ही उनका है, ये मुल्क उनका है भाई, तुम्हारा मेरा नहीं है, इन्हीं जागीरदारों का है, इन्हीं सरमायादारों का है, इन्हीं पैसे वालों का है, इन्हीं लोगों का है जो हर वक्त बादशाहत में रहते हैं। चंद दिन की अगर दूरी है तो कोई बात नहीं, दे विल बी बैक इन द गेम। इस शक्ल में नहीं तो बेटे की शक्ल में, बेटे की शक्ल में नहीं तो घर वालों की शक्ल में, इक़्तिदार इन्हीं का है। बड़े चंद दिन की दूरी है और ख्वाबों की ताबीर भी होगी। ये इफ्तिखार साहब कह रहे हैं ढंग सलीके से बहुत कुछ हो सकता था। ये ढंग और सलीका क्यों गायब है हमारे कानूनी मामलात से? शहजाद साहब आपकी जानिब आऊँ। एक जानिब जमानत होती है, जेल की बाहर की हवा कुछ देर नहीं लगती, दोबारा एक मुकदमे में गिरफ्तारी होती है। कुरैशी साहब कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का मजाक किया गया है, दुरुस्त कह रहे हैं कुरैशी साहब? हाँ, ये पहली मरतबा तो नहीं हुआ शाह महमूद कुरैशी के साथ। वो काफ़ी मरतबा किसी भी अदालत से जब निकलते हैं रिहा हो के ऑर्डर के तहत, तो फिर उनको चंद कदम बाहर निकल के फिर गिरफ्तार किया गया। कोई महल की चौथी पांचवी मरतबा सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर पहली बार हुआ है एक्शन रिप्ले हो रहा है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे हुआ और सुप्रीम कोर्ट में चला जाएगा। देखिए ना, वो उधर वो क्या है, उनके वो जो वकील थे शेर अफजल मरवत, उनको जब पकड़ा लाहौर के अंदर, लाहौर हाई कोर्ट की जब वो गए थे वहां पर, तो लाहौर हाई कोर्ट के ऑर्डर के नीचे 3 MPO के नीचे फिर उनको रिलीज कर दिया गया। अब 9 मई का जहां तक वाकया है, वो 9 मई का कहीं ना कहीं पे जाके इस्तगासा को अपना लेके मुकदमा आना पड़ेगा। आप इनको हमेशा के लिए तो जाहिर है जेल में नहीं रख सकते बगैर ट्राई किए हुए। और अगर वो बात है कि 9 मई वाला मामला जो है उसने सबको रोक के रखा हुआ है, और इस वक्त जितनी भी, तो जल्द या बदेर कोई अदालत इस चीज को भी चैलेंज कर लेगी, पूछ लेगी कि भाई ये क्या हो रहा है, इसको कहीं ना किसी तरफ लगाना चाहिए। अच्छा, हैविंग सेड दैट, मेरा अपना ख्याल ये है शाह महमूद कुरैशी को जो आज गिरफ्तार किया गया, भले वो 9 मई से मुताल्लिक था या किसी और वजह से था, आने वाले इलेक्शंस में कोई सूरत नजर नहीं आती कि PTI चाहे जितना ग्राउंड स्वेल हो उसके सपोर्ट में, जितनी मर्जी हवा चली हो जमीन पे, और जमीनी सपोर्ट उसको ग्राउंड सपोर्ट जिसे कहते हैं, वोटर बेस उसका स्ट्रांग हो, एजिटेटेड हो, मेरा ख्याल है कि कोई वजह नहीं बनती। हाँ, एक पॉसिबिलिटी थी कि अगर इमरान खान अंदर भी है, शाह महमूद कुरैशी बाहर आ जाता है, तो उसके अंदर ये कैपेसिटी और एबिलिटी सारे पीरियड में ये आ चुकी थी कि हाँ वो शायद एजिटेट करे, लीड करे, और वो फिर से PTI को उस लेवल पे एक और जैसे होता है शाह मिल जाती है। तो मेरा ख्याल है वो भी कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, इसलिए शाह महमूद कुरैशी साहब को थोड़े से दिन और गुजारने पड़ गए। चूंकि आपका सवाल शाह महमूद कुरैशी से मुतल्लिक है और उसमें जगम साहब ने काफ़ी कुछ कहा। देखिए, ये तमाम लीडरशिप जो है, शाह महमूद हैं, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, इमरान खान, और फॉर दैट मैटर ये सारे, ये सब के सब 70s के अंदर हैं ये सब लीडरशिप। ये इस दफ़ा का जो इलेक्शन है ये इनकी आखिरी इनिंग्स है। इस आखिरी इनिंग में जो छक्का मारना चाहता है वो भी कोशिश कर रहा है, जो अपनी लेगेसी बनाना चाहता है, मैं इनको लेगेसी पॉलिटिशियंस कहता हूं, बना के किसी को हैंड ओवर करना चाहता है, शमा महफिल, वो भी जाहिर है कि इस कोशिश में लगे हुए हैं। तो ये सब के सब इस वक्त एक ट्रांजिशनल गेम खेल रहे हैं जिसके अंदर शाह महमूद कुरैशी का नाम भी आता है। उनका बेटा और बेटी आ चुके हैं। मुल्तान की सियासत गो के अपने तौर पे बहुत गंभीर है। ये भी गिवन नहीं है कि शाह महमूद साहब हमेशा जीतेंगे, हो सकता है ना भी जीते वहां से, लेकिन शाह महमूद का बाहर निकल के एक ग्राउंड स्वेल PTI के हक में क्रिएट करना, ये बिल्कुल एक मुमकिनात में से है, जिसको कि आज MPO के तहत अगर उन्हें पकड़ा गया, मैंने देखा तो नहीं है, लेकिन वो अब शाह महमूद कुरैशी जब निकले PPP से, तो उस वक्त डायरेक्टली PTI में नहीं आए 2011 में। पहले कुछ मुज़ाकरात इनके PMLN के साथ भी चले, और वो मुज़ाकरात चूंकि किसी तरफ नहीं लगे, जो जगह जो लेना चाहते थे, देखिए PPP से भी नाराज होकर निकले थे ना। यूसुफ रजा गिलानी इनका मुल्तान का साथी है, वो वज़ीर आज़म बन जाता है, इसको वज़ीर ख़ारिजा बना देते हैं। और मैं चूंकि कुछ अरसा इस पीपल्स पार्टी के सेटअप के करीब रहा, शुरू में 2008 की बात है, क्योंकि मैं मेज़बान भी था कोलंबो में कुछ देर के लिए, कुछ हफ्ते एक के लिए, तो मैंने बड़ी करीब डायनामिक्स इनकी देखी हैं आपस में, इन दोनों की खास तौर पे, और एक किस्म का जिसे कहते हैं कि रिलक्टेंस दोनों साइड पे मौजूद है, और ये है खानदानी तौर पर भी इनके अंदर अपना जो कंपेटिटिवनेस है मौजूद है। लेकिन इनके अंदर अगर कोई रिजर्वेशन थी तो मौजूद नजर आती थी। शाह महमूद कुरैशी साहब बहुत अच्छे आदमी, बहुत नफीस आदमी, जिस तरह कहा गया,
लेकिन बाहर सूरत एक हर बंदे की अपनी एस्पिरेशंस और अपने एम ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, और वो चाहते थे कि कहीं ना कहीं पे उनका नाम ऐसा रह जाए कि जिन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद पाकिस्तान की सियासत में एक ऐसा नाम पैदा किया जो बदकिस्मती से नहीं हुआ। कुछ लोगों को जिंदगी में सब कुछ नहीं मिलता, तो ये बदकिस्मती से। शहजाद साहब, एक छोटी सी बात आपसे यहाँ जानना चाहूंगी। हमने देखा 9 मई की अभी तस्करा भी किया इफ्तिखार साहब ने, उसके बाद बहुत से लोग प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके अपने मामलात की तरफ आगे बढ़ गए। वही सवाल कि कुरैशी साहब जहाँ खड़े हैं वो उन्हें कुछ हासिल होगा नहीं, वो जिस ज़ेर-ए-ताब पार्टी के साथ अब तक जुड़कर अंदर मौजूद हैं, आपको लगता है पॉलिटिकल गेन मिलेगा? इफ्तिखार साहब कहते हैं मिलेंगे। मैं अर्ज करूं, देखिए ये हमेशा नायब के तौर पर ही जाने जाएंगे पाकिस्तान की सियासी तारीख के अंदर, कि एक अच्छे नायब थे या एक काबिल नायब थे। बदकिस्मती से इससे आगे इनका रुतबा नहीं बढ़ पाएगा, जो कि नजर आता है। बाकी कल के हालात अल्लाह ताला को मालूम है। लेकिन आपका सवाल कि क्या इनको कुछ मिल पाएगा, देखिए ये सब कुछ जला के, कहते हैं जला के कश्तियां, ये डबो के कश्तियां आए थे। पीपल्स पार्टी के साथ भी डबो दिए, PMLN के साथ भी बात ना बनी और बिल्कुल आगे ना बन पाए। अब अगर आज या किसी भी तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाहर निकलते हैं तो कहां जाएंगे? कोई हैसियत ही नहीं रह जाती ना। वरना ये शायद उन अव्वलीन लीडरों में से होते जो कि अपना कोई रास्ता बना लेते, लेकिन चूंकि इनको पता था कि कहीं कोई और रास्ता नहीं है और प्लेटफॉर्म इनको चाहिए, इसलिए PTI के साथ पकड़ के रखना मुनासिब था। हाँ, ये भी मुमकिन था कि इमरान खान अगर कहीं चला जाए, उसको बाहर कर दिया जाए, मुल्क बदर कर दिया जाए, तो फिर मेरा चांस बन सकता है। तो यही वो बात जो कि परवेज इलाई का थोड़ा सा मैं डिफरेंटली सोचता हूँ, वो इस कैटेगरी का नहीं है, लेकिन ये कि इनका कम से कम ये सोच जरूर होगी, लेकिन वो बदकिस्मती से वो नहीं हो पाया, और ये ऐसे ही इलेक्शन के अंदर अगले तौर पे जाएंगे। और इमरान खान की पार्टी है, इमरान खान की पार्टी ही रहेगी। ठीक हो गया जी। अफसार साहब, कुरैशी साहब की दोबारा गिरफ्तारी, MPO पे उनकी रिहाई मिल गई, मगर उसके बाद एक अगले मुकदमे में उनकी गिरफ्तारी हो जाती है। क्या मुस्तकबिल करीब में अभी जिस तरह के हालात और मामलात चल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के साथ ऐसी ही नज़ीर नजर आती है, तो फिर अदलिया का रद्द-ए-अमल क्या होगा? अदलिया का रद्द-ए-अमल अदलिया बताएगी, मैं कैसे प्रिडिक्ट करूं? पेशीन को ही तो मैं कर नहीं सकता, ना कोई जायचा बनाता हूं, ना एस्ट्रोलॉजर हूं। लेकिन जो डिस्कशन हो रही है वो बड़ी दिलचस्प है, और उससे मेरे दिल में ख्याल आ रहा था कि आपको भी याद होगा न्यूज़ रूम में और कंट्रोल रूम में एक लफ्ज़ कहा जाता था, जो दिखता है वो बिकता है जी। तो शाह महमूद कुरैशी साहब ने आज बड़ा अच्छे आईबॉल्स लिए हैं, व्यूज़ लिए हैं उनके, उनकी रेटिंग बढ़ गई आज, और उनकी बहुत अच्छी इमेज बिल्डिंग हो रही है। और जो इमेज बिल्डिंग उनके करवाने वाले हैं उनको मैं सलाम पेश करता हूँ कि ना सिर्फ ये कि उनके पॉलिटिकल CV में इजाफा हुआ है आज के परफॉर्मेंस के बाद, बल्कि इमेज बिल्डिंग के लिए देखें ना आप, इस वक्त प्राइम टाइम है, और आप जैसी बड़ी एंकर पाकिस्तान के 3 बेहतरीन बड़े दानिश्वरों को साथ बिठा के और एक मेरे जैसे आम आदमी को बिठा के 1 घंटा उस पर डिस्कसन करेंगे। हालांकि है कुछ भी नहीं इसमें, ना कोई साजिशी थ्योरी इतनी बड़ी है, ना ही कोई इसमें फ़लसफ़ा है, सीधी सी बात है, पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स इज़ फॉर पावर। पावर के लिए आपको जो कुछ भी पॉलिटिक्स में करना पड़ता है वो कर रहे हैं शाह महमूद कुरैशी साहब, इसमें ना कोई अच्छा है ना बुरा है। और इमेज बिल्डिंग जो है ना, इमेज बिल्डिंग मैंने इसलिए कहा है कि इस इमेज बिल्डिंग का मुझे एक रेफरेंस इसलिए याद आया कि जब जैगम साहब ने कहा ना कि ये पहली दफ़ा है कि वो इस्टेब्लिशमेंट की रॉन्ग साइड पे हैं। देखिए ये बड़ी मज़ेदार चीज़ है इस्टेब्लिशमेंट जो है पाकिस्तान की, और मैं ज़्यादा बात कर नहीं सकता क्योंकि आपके पास टाइम कम है, मुझे पता है। लेकिन ये है कि मुझे याद आ गया रेमंड डेविस का वाक़या, 2011 की बात है। 2011 में एक प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, और उसमें एक पाकिस्तान के बहुत बड़े एंकर ने कुछ लोगों के इंटरव्यूज़ किए थे और कहा था ये पाकिस्तान की क्रीम है। वो क्रीम फिर किस सियासी जमात में गई? उसी दौर में कुछ लोगों को दूसरी सियासी जमातों से निकाल के उनकी इमेज बिल्डिंग करके PTI में लाया जाना था, ये प्लान था। इसलिए शाह महमूद कुरैशी साहब बज़ाहिर इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ खड़े हो गए रेमंड डेविस के इशू पे, जिसको कि उस वक्त के DGISI कोर्ट में बैठ के अमेरिकन एम्बेसडर को टेक्स्ट मैसेजेस कर रहे थे कि किस स्टेज पे उसका केस है और किस किस की गवाही हो गई और कितनी देर में वो यहाँ इस कोर्ट से निकलेगा। और मैं खुद उसको अपनी गाड़ी में बिठा के एयरपोर्ट पे जो जहाज खड़ा है उसके अंदर बिठा के। आप ये कह रहे हैं आज भी वो बज़ाहिर इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ खड़े? बिल्कुल, ये इफ्तिखार अहमद साहब एक बात कर गए हैं ना, उस पर जरा गौर कीजिए आप। मैं कर चुकी, तभी तो आपको ये सवाल रखा और है। वो जो
सर हम तो आइन और कानून की बात कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, मामला था, जमानत दी गई, आप कह रहे हैं ये इमेज बिल्डिंग है, तो फिर बात तो वहीं जा जुड़ती जो इफ्तिखार साहब कर रहे थे कि ये किस तरह मामला हुआ, किस तरह तस्वीरें बनती, सब कुछ पहुंचता है। यस जमानत थी, हो गई, सुप्रीम कोर्ट ने दे दी, अगले केस में उन्होंने गिरफ्तार कर लिया और इस गिरफ्तारी को इतना बड़ा इशू बनाना था, बन गया। वरना आप याद करें नवाज शरीफ की गिरफ्तारी हुई, मरीम नवाज की गिरफ्तारी हुई, हनीफ अब्बासी की गिरफ्तारी हुई, इलेक्शन से पहले कुछ हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। इस तरह कोई कुछ इमेज बिल्डिंग हुई दिन दिहाड़े, सही बात कर रहे हैं इफ्तिखार साहब। सर तो फिर ये फरमाइएगा जब आप कह रहे हैं कि बज़ाहिर खिलाफ हैं, तो कोई भारी कीमत नहीं कुरैशी साहब को अदा करनी पड़ेगी इन जेल के दिनों की, कोई सियासी फायदा हासिल होगा? इट्स योर ओपिनियन? मैं आपको बता रहा हूं कि उनके सीवी रिच हो गया है, सारी उम्र एस्टेब्लिशमेंट के आप साथ रहे हैं। मैं देखिए ऐसे ड्रामे मुझे दिल तो नहीं करता करने को, लेकिन मुझे पता तो है ना से पीटीआई को भी फायदा होगा। पीटीआई की देखिए, पीटीआई का या अवाम के फायदे की बात नहीं हो रही, बात हो रही है कि मेरी इमेज बिल्डिंग कितनी हुई है, मेरा फायदा कितना होगा इसमें। और अगर हालात बदले, नो वन इज इंडिस्पेंसिबल, और नहीं होता कोई भी, किसी भी वक्त हालात कोई भी पलटा खा सकते हैं। ना खान साहब बाहर निकले अगले कई साल तक जेल से, या जेल से निकल भी आए, सियासत ना कर सके, ना आए लोग, तो फिर किसने पार्टी को आगे लेके जाना है? ये जाहिर हर एक का अपना अपना मफाद है ना। वो भाइयों में लड़ाई हो जाती है तो या तो कोई रिश्ता भी नहीं है, या तो मैंने आपको बताया 2011 में बाकायदा इमेज बिल्ड करके लाया गया, ये दिखा के कि बड़े इंडिपेंडेंट माइंडेड हैं, और जितने इंडिपेंडेंट माइंडेड है वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। मैं तो इसी बात की तारीफ कर रहा हूं कि देखें उनका सीवी रिच कैसे हुआ कि सारी उम्र आपने एस्टेब्लिशमेंट से लेके खाया। बीच में एक ग्रुप ने कहा कि आप इधर से जरा ना यूं करके चले जाएं, और अब तब से 2011 से वो अपने आप को इस तरह पेश कर रहे हैं। अब आके फिर जरा सा एंटी एस्टेब्लिशमेंट हुए, और फिर जब ग्रुप दूसरा आएगा, हालात बदलेंगे, कुर्सियां बदलेंगी, नया खेल शुरू होगा, तो उसमें अपने प्लेयर जो परमानेंट प्लेयर्स हैं वो परमानेंट प्लेयर्स रहते हैं, परमानेंट प्लेयर्स रहते हैं। पैनल की राय दो, एक के हर ख्वाब की ताबीर मुमकिन नहीं, कुरैशी साहब नायब ही रहेंगे, और दूसरी ये भी कि आज पॉलिटिकल सीवी रिच हुआ है, सियासी फायदा होगा। आने वाले दिनों में देखते हैं कुरैशी साहब का सियासी प्रोफाइल कहाँ जाता है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे निगरान हुकूमत बड़े मैंडेट और बड़े बड़े वादों के साथ आई थी प्राइवेटाइजेशन का मामला लेकर, मगर कामयाब दिखती नहीं है, आखिर क्यों? इस ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। मुल्क में जहां सियासी और इंतखाबी गहमा गहमी जारी है, वहीं एक मामला ये भी जेर बहस है, और वो है इदारों की निजकारी का। निगरान हुकूमत ने निजकारी प्रोग्राम की फहरिस्त में इदारों की तादाद 27 से कम करके 26 कर दी है। तवानाई के शोबे के सबसे ज्यादा 14 इदारे निजकारी फहरिस्त में शामिल हैं। फाइनेंस और रियल एस्टेट से मुताल्लिका 4 इदारे निजकारी प्रोग्राम का हिस्सा हैं। इंडस्ट्रियल सेक्टर के 3 इदारों के अलावा PIA भी निजकारी फहरिस्त में शामिल है। 10 बिजली की तकसीम कार कंपनीज, स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन और रूजवेल्ट होटल न्यूयॉर्क भी निजकारी प्रोग्राम का हिस्सा हैं। लेकिन हैरत अंगेज तौर पर पाकिस्तान स्टील मिल्स को निजकारी प्रोग्राम की फहरिस्त से निकाल दिया गया है। हालांकि खसारे में चलने वाले सरकारी इदारों में स्टील मिल्स और PIA की निजकारी तवील अरसे से सबसे ज्यादा जरूरी करार दी जाती रही है। निगरान वजीर बराए निजकारी ने स्टील मिल को डेड असासा करार देते हुए कहा कि स्टील मिल्स की अब ना बहाली मुमकिन है और ना ही निजकारी। स्टील मिल्स को बंद करके एक्सपोर्ट प्रमोशन जोन बनाने की तजवीज़ मौजूद है। सेक्रेटरी निजकारी डिवीजन ने सेनेट की कायमा कमेटी सनत और पैदावार के इजलास में तफसीलात पेश की और बताया कि गुज़श्ता साल स्टील मिल के माली नुकसानात 206 अरब थे और इसमें मुसलसल इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से इसका कोई खरीदार नहीं मिल रहा। स्टील मिल गुज़श्ता 8 साल से बंद पड़ी है, लेकिन सालाना 30 अरब रुपए का बोझ कौमी खजाने पर पड़ रहा है। स्टील मिल 110 अरब रुपए की मकरूज है, जिस पर 18 अरब सालाना सूद अदा करना पड़ता है। सालाना 2.5 अरब रुपए तनख्वाहों और पेंशन की मद में जाते हैं। बंद स्टील मिल पर भी सालाना अरबों रुपए के अखराजात आ रहे हैं। कोई इसका खरीदार नहीं मिल सका, जिसके बाद इसे निजकारी की फहरिस्त से खारिज कर दिया गया है। माजी में भी स्टील मिल को कई मरतबा निजकारी फहरिस्त में शामिल किया और फिर निकाला जाता रहा। कभी खरीदार नहीं मिलता तो कभी दीगर वजूहात आड़े आ जाती हैं। ये सारी कहानी उसी स्टील मिल की है जिसने 1981 से 2007 तक मुल्की बैंकों से लिया गया 25 अरब रुपए का कर्जा वापस करने के अलावा 114 अरब रुपए टैक्सों की सूरत में वफाकी हुकूमत को अदा किए थे। फौलाद साजी के अलावा 165 मेगावाट का सस्ता बिजली का प्लांट नस्ब किया गया था, मगर आज उसको बंद हुए 8 साल हो गए। खरीदार दस्तयाब नहीं, मगर मुल्क की मईशत पर बोझ जूं का तूं जारी है। इसी पर गुफ्तगू करेंगे, पैनल के सामने सवाल रखेंगे।
निजकारी का आधा अधूरा प्रोग्राम, कई सरकारी इदारे सफेद हाथी, सियासी जमातों की सियासी मजबूरियां काबिल फहम, क्यों निगरान हुकूमत के लिए भी निजकारी प्रोग्राम मुश्किल हो चुका। सैगम साहिब, क्या वजूहात हैं? क्योंकि 4 माह तो हो गए निगरान हुकूमत को, 1.5 महीने बाद इलेक्शन हो जाएगा, अगली हुकूमत होगी, तो क्या कहा जाए, क्या मुश्किलात दरपेश है निगरान हुकूमत को? उर्दू के एक बहुत मारूफ शायर हैं, बहुत बड़े शायर, नून मीम राशिद। उनकी एक नज़म है अंधा कबाड़ी, और उसमें कबाड़ी जो है वो अंधा भी है और बेचता भी वो ख्वाब है। तो कभी कभी महसूस होता है कि हमारे जो मालिकान हैं ना, ये भी कबाड़ है, कबाड़ी हैं और कबाड़ पर बैठे हैं। एक ऐसे मुल्क में जहाँ हीरे और जवाहरात रुल रहे हैं, जहाँ पे 2.5 करोड़ बच्चा सड़कों पर फिर रहा है, सरकारी डिस्पेंसरियों में डिस्प्रीन नहीं है, स्कूलों में चाक नहीं है, डस्टर नहीं है, ब्लैक बोर्ड नहीं है, पीने का पानी नहीं है, टॉयलेट नहीं है, 4 दीवारी नहीं है, वहाँ 1000 अरब रुपया हर साल ये कबाड़ पर उड़ा देते हैं, जिसको कहते हैं SOE, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस। यानी वो एंटरप्राइजेस, वो कारोबार जो मुल्क की मलकियत हैं और असल में ब्यूरोक्रेसी की मलकियत है या सियासतदानों की मलकियत है। देखिए, जो निगरान हुकूमत है, इसके अगर मामलात देखें तो जिस तरीके से जो आपने इदारे बताए, उसको जिस तरीके से फैलाया गया है कि किसी इदारे की निजकारी किसी ने करनी है, किसी इदारे की निजकारी किसी ने करनी है, और किसी का भी होमवर्क मुकम्मल नहीं है, किसी के अंदर भी वो सीरियसनेस नहीं है, ओवरऑल प्लान नहीं है। फवाद हसन फवाद के पास रह जाती है स्टील मिल और PIA, जिसकी तरफ हम सब देख रहे हैं कि वो प्राइवेटाइज करेंगे। स्टील मिल के बारे में वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वो बता रहे हैं कि ये 1940 की टेक्नोलॉजी है, 1973 में लगी, अब इसकी उम्र गुजर चुकी है, जितना इसकी बहाली पर पैसा लगेगा उससे कम पैसे में इससे 10 गुना बड़ी मॉडर्न बेहतरीन स्टील मिल लग सकती है, जो बहुत कम ज़मीन पर लगेगी, और सैकड़ों अरब रुपए की वो ज़मीन है, वो ज़मीन भी बच जाएगी। अब आप अलमिया देखिए कि 2006 में इसकी प्राइवेटाइजेशन हो चुकी थी जी, जब हमारे चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब को पता नहीं क्या उनको बुखार चढ़ा कि उन्होंने इसको रोक दिया। अब एक स्टेप आप आगे जाइए, शायद आपने रात को मोहम्मद जुबैर साहब का इंटरव्यू सुना हो, बिल्कुल, जो मुस्लिम लीग के प्राइवेटाइजेशन का जो प्रोग्राम था उसके इंचार्ज थे 2008 में जो उनकी हुकूमत बनी थी। अब वो ये बताते हैं कि स्टील मिल, PIA और फेस्को जो फैसलाबाद की जो पार की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, इसको प्राइवेटाइज करने के तमाम इंतजामात कर लिए गए थे, बहुत मेहनत की थी, बायर्स मौजूद थे आज 2013 में, बिल्कुल। और टांग किसने अड़ाई? जी उस हुकूमत में जी, बिल्कुल। और इसहाक डार साहब ने कहा कि नहीं जी, जान दो, फिर कर लांगे। तीनों मामलात पे उन्होंने अलग-अलग बताया कि हर पे इसहाक डार साहब का जवाब था कि अभी नहीं, नॉट द राइट टाइम, अभी नहीं। और वो कहते हैं कि मैं ये कहता रहा कि ये अब वक्त निकल गया तो फिर ये वक्त नहीं आएगा, और वो उन्होंने ठीक कहा था। आप देखिए हमारे मालिकान को, अंधे कबाड़ियों को। ज़ैगम साहब मुख्तसर जरा इसको कमेंट कीजिएगा। फिर साउथ एशिया का पहला मुल्क पाकिस्तान था जहां पे नवाज शरीफ की हुकूमत में प्राइवेटाइजेशन की तरफ गए, निजकारी की तरफ, फिर भारत ने उसको फॉलो किया। अगर 2013 में नून लीग की हुकूमत थी और उस वक्त ये गुफ्तगू हो रही थी और निजकारी की तरफ बढ़ रहे थे, ये क्यों ना बढ़ पाए? तो फिर तो ये क्या बदल गई वो हुकूमत, तरीका कार बदल गया, निजकारी की प्रायोरिटीज चेंज हो गई उस हुकूमत के लिए? अब यहाँ पे देखना पड़ता है ना कि क्या नवाज शरीफ की हुकूमत के पास कोई ओवरऑल विजन था, या सिर्फ उन 2-3 चीज़ों को प्राइवेटाइज करने में दिलचस्पी रखते थे? क्या उन्होंने सिर्फ हबीब बैंक और MCB ही प्राइवेटाइज करना था, या उनके पास एक ओवरऑल विजन था कि पाकिस्तान को एक नए रुख पर जाना है? अगर उनके पास एक मुकम्मल विजन था पाकिस्तान की मईशत को ट्रांसफॉर्म करने का, ठीक है, तो फिर इस काम को क्यों रोका गया? या फिर आप मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत को इल्ज़ाम ना दें,
मुस्लिम लीग नवाज ये कह दे कि हमारे जो चहीते फाइनेंस मिनिस्टर थे उन्होंने ये काम अपनी मर्जी से कर दिया था। ठीक हो गया। मुस्लिम लीग नवाज की पॉलिसी के खिलाफ सवाल तो वो बनता है ना कि हम 10 साल बाद भी दुरुस्त है। साहब बात यह है कि हुकूमतों के मामलात या पॉलिसीज तो आवाम के लिए होनी चाहिए, हम 10 साल बाद ही वहां खड़े। अफसार साहब, आज स्टील मिल की निजकारी फहरिस्त से खारिज है, डेड असासा है। हमारे निगरान वजीर निजकारी कहते हैं ना निजकारी है ना बहाली है ना इसका कुछ हो सकता है। ये अरबों का बोझ कब तक हुकूमती खजाना उठाएगा, इसका मुस्तकबिल क्या है आखिर? बदनीयती है हमारी जब तक रहेगी, इसका कुछ मुस्तकबिल नहीं है। और अफसोस मुझे इस बात का है कि हम बहुत चौकस हैं सियासी जमातों की बखिया उधेड़ने पे, लेकिन ये नहीं सोचते कि वो किन किन हालात में से वो सियासी जमातें उस वक्त गुजर रही थी। मैंने कल भी बात की थी कि एक मिनिमम कॉमन एजेंडा होना चाहिए सियासी जमातों के दरमियान, जो नहीं है अनफॉर्चुनेटली, और उसमें पाकिस्तान स्टील और PIA दो बहुत अच्छी एग्जाम्पल्स हैं। मसलन मैं सोच रहा था कि, और कल ही मैं ये सोच रहा था कि आपसे बात करने के बाद कि मैंने जो मिनिमम कॉमन एजेंडा की बात की, मैंने सोचा कि हमारे पास एक रूजवेल्ट होटल है न्यूयॉर्क में PIA के अंडर। वो पंजाबी का मुहावरा मुझे याद आ रहा था कि खुसरे का कार मुंडा होया चुम चुम मार देता। हम इतने गरीब हैं कि एक न्यूयॉर्क के मैनहट्टन में एक हमारे पास प्रॉपर्टी है इस इतने बड़े मुल्क के पास, और हम उसे चुम चुम के मार दिया है कि वो इसको बेचना नहीं है, इसको हिलाना नहीं है, इसको हाथ नहीं लगाना। गरीब लोग, मिडिल क्लास लोगों के घरों में ना बच्चों को ड्राइंग रूम में नहीं बैठने देते कि बेटा ये मेहमानों के लिए, चलो उधर जाके अपने उधर ही बैठो, वहीं लेटो अपने बेड पे। वो हाल है हमारा। और दूसरी तरफ मैं ये सोच रहा था कि सेंट्रल लंदन में जितनी प्रॉपर्टी है वो सारी अरबियों के पास है, कतरियों के पास है, कुवैतियों के पास है, UAE के लोगों के पास है, अरबियों के पास है। वो जाके दिल करता है जिस बिल्डिंग को वो खरीद लेते हैं क्योंकि उनको पैसा है, वो तरक्की कर गए हैं। हमने तरक्की नहीं करनी, हमने बेहतरी की तरफ नहीं जाना कि प्राइवेटाइज करके शायद हम घाटा खत्म करके कुछ माशी खुशहाली ले आए, हमारे पास पैसे आए कि हम और कहीं जाके प्रॉपर्टी, नहीं, ये नहीं करना। हमने उसको पकड़ के बैठना है। तमाम सियासी जमातें एक दूसरे की टांग खींचती हैं इस मामले पे, प्राइवेटाइजेशन पे। पीपल्स पार्टी तो बिल्कुल इसके हक में नहीं है क्योंकि वो उसको लेबर इशू बना लेते हैं। मुस्लिम लीग नून करने की कोशिश करती है, पीपल्स पार्टी के साथ कभी इत्तेहादी होते हैं तो उनकी बात माननी पड़ती है। बिल्कुल ऐसा है। PIA और स्टील मिल पे भी यही हुआ 10 साल पहले, इधर जाती है ना उधर जाती है। ठीक हो गया। अब आपके पास टाइम कम है, मुझे कम टाइम दे रही है, इस पे भी तो मैं आपको पूरी बात का जवाब कैसे दूं? सर मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, मुझे ब्रेक पे बढ़ना है। और पॉइंट नीयत पे उठाया है कि बदनीयती है या फिर नाअहली है, ये मेरा साथ सवाल है। एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे। इफ्तिखार साहब और शहजाद साहब की राय आपके आगे रखें। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आपको खुशामदीद कहेंगे। शहजाद साहब, एक मुनाफा बख्श इदारा 81 से 2007 तक और फिर 15 के बाद से बंद पड़ा। अब बार बार निजकारी की कोशिश करते हैं, अब तो करीबन 16-17 साल हो गए, लेकिन ना निजकारी हो पाती है ना ये मामला हल हो पाता है। अब सार साहब ने पॉइंट उठाया बदनीयती है, नाअहली है, हम कर नहीं पाते हैं। देखिए, इफ्तिखार चौधरी साहब का तो जिक्र हो गया। मैं दो और ऐसे जो हैं एंटिटीज हैं उनका आपसे जिक्र करता हूँ कि क्यों ये काम नहीं हो पा रहा या क्यों नहीं हुआ आज तक। उसमें सबसे पहले एस्टैब्लिशमेंट है और मैं वजह बताता हूँ आपकी उसकी क्या है, और दूसरी हमारी सियासी पार्टियां हैं। ये दो बुनियादी तौर पर जो सबसे बड़े मोरे हैं जो ये काम नहीं होने देते। एस्टैब्लिशमेंट, देखिए कॉन्सेप्ट है, माइंडसेट और कॉन्सेप्ट है जिसको कहते हैं फैमिली सिल्वर, जिसको कि औखे वेले दा गहना। तो समहाउ दिमागों में ये बात है कि जब आपके पास जो फैमिली सिल्वर पड़ा हुआ है इसको कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए क्योंकि ये मुश्किल वक्त का गहना है। अब हुआ ये है कि उसमें से इतनी चोरी हो चुकी है उस फैमिली सिल्वर में से, और ये खुद चुराते रहे हैं सब के सब, और उस पॉइंट पे पहुंच चुके हैं कि अब कुछ वहां बचाने के लिए भी नहीं रह गया, लेकिन आदत पड़ी हुई है कि फैमिली सिल्वर को। मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ। PIA में, यानी मैं खुद चूंकि जब एयरफोर्स में था तो आपको पता है शाहीन एयरलाइंस PF ने स्टार्ट की थी 1998 में। जब मैं इस मीटिंग में बैठा जहां पर शाहीन एयरलाइन के मामला, तो मैंने कहा आप चला कैसे रहे हैं, क्योंकि वो शाहीन एयरलाइन शाहीन फाउंडेशन को खा गई थी। यानी हर कोई आता था, अपने 2 साल 3 साल लगाता था, पैसा शाहीन फाउंडेशन से लेकर उसमें लगाता था और गरक करके, और कोई बाहर से गोरा आके उनके साथ मिलकर खा के आगे पीछे गायब हो जाते थे सारे। शाहीन एयरलाइन 2004 में मैंने 5 साल 6 साल जब मुझे मौका मिला, उसके बाद हमने उसका बिल्कुल उसको प्राइवेटाइज करके बेच दिया। मैंने कहा ये $1 में भी बिके तो इसको बेच दिया जाए। 2019 में एक शख्स मेरे पास आया, वो चेयरमैन बनने जा रहा था PIA का,
कि सर मुझे बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। मैंने कहा इससे बड़ी बेवकूफ़ी तुम और पाकिस्तान का नुकसान नहीं करोगे अगर तुम ये काम करोगे। अगर कुछ करना चाहते हो तो जाके PIA से जान छुड़ाओ, इसको प्राइवेटाइज करो, ये नहीं बच सकती, अनसस्टेनेबल है ये चीज। बहरहाल एक वो एलिमेंट हो गया। अब आ जाइए सियासी पार्टियों पे। सिविल एविएशन अथॉरिटी जो कि इस लिस्ट में नहीं आती और गवर्नमेंट का रेगुलेटरी इदारा है, वहां पे एक DG सिविल एविएशन अथॉरिटी पोस्ट होता है। 10 दिन के बाद, हफ्ते दिन बाद कराची से, आपको पता है मैं किसका जिक्र कर रहा हूं, नाम लूंगा तो उनके साथ अब पाकिस्तान लगा हुआ है, मैं कुछ कह भी नहीं सकता, कॉल आती है उस आदमी को, वेलकम टू कराची, हमारे बहुत सारे लोग आपके साथ मुलाजमत करते हैं, उम्मीद है आप उनका ख्याल रखेंगे। वो उसने मुझसे बात की, मैंने कहा खामोशी के साथ, तू अकेला आदमी है, तुझे उड़ा के रख के किसी बोरी में डाल देंगे, बचाओ अपने आप को। 2 साल जिस तरह तुम्हारे पहले निकलते रहे हैं वहां से, तुम भी निकल आओ, कोशिश कर। ये हालात हैं। PIA और स्टील मिल, ये गढ़ हैं सियासी पार्टियों की, पार्किंग लॉट्स हैं। अगर वो उनका फैमिली सिल्वर है तो ये उनका पार्किंग लॉट है। जिस बंदे को नौकरी चाहिए इसमें डाल। ठीक है शहजाद साहब, वैलिड पॉइंट। एक जानिब फैमिली सिल्वर और दूसरी तरफ पार्किंग लॉट। इफ्तिखार साहब, एफिशिएंट इदारे हो तो ठीक है, चलते रहे, मगर बीमार इदारे इतना बड़ा बोझ कब तक उठाएंगे? पार्किंग लॉट्स को ये एस्टेब्लिशमेंट उठा के बाहर क्यों नहीं फेंक देती? ये एस्टेब्लिशमेंट तो कॉन्स्टिट्यूशन को उठा के बाहर फेंक देती है, कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट्स को उठा के बाहर फेंक देती है। कॉन्स्टिट्यूशन के तहत फैमिली सिल्वर है, फैमिली सिल्वर का कह रहे हैं के तहत मुंतखब होने वाले लोगों को हथकड़ियाँ पहना के जहाज़ों में उनके बेड़ियाँ भी पहनाने की कोशिश करती है। तो फिर ये एस्टेब्लिशमेंट क्या कर रही है? कौन सा फैमिली सिल्वर? अब क्या रह गया स्टील मिल के पास? ज़मीन वो भी बिक चुकी है, आधी औने पौने किसी के पास है। हम चारों के पास स्टील मिल की ओरिजिनल जो ज़मीन है उसकी डॉक्यूमेंट, और आज जितनी ज़मीन है उसके पास उसकी डॉक्यूमेंट्स किसी के पास हैं? बात ये है कि हम तबाही का खेल कर रहे हैं जानबूझ के। और मुझे तो आज एक बहुत फ़ायदा हुआ इस प्रोग्राम में शिरकत करके। मेरा सवाल है इसहाक डार और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ से कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब और इसहाक डार साहब, आप ही के पार्टी के एक रुकन ने जो सूरत हाल पेश की है एक इंटरव्यू में, अगर वो दुरुस्त है तो इसकी ज़िम्मेदारी फिर किस पे आयद होती है? और जबकि हम इंतखाबात में जा रहे हैं तो ये बड़ा बुनियादी सवाल है, क्योंकि इस प्राइवेटाइजेशन के अमल के हवाले से आने वाले पाकिस्तान के लिए इक़्तिसादी तौर पे काफ़ी आसानियाँ पैदा हो सकती हैं। तो क्या ये मुमकिन होगा कि सवाल का जवाब दिया जाए? अगर ये गलत है, इल्ज़ाम है, तो खुल के बात की जाए। ठीक हो। और अगर ये इल्ज़ाम नहीं है तो वो वजूहात बताई जाए कि क्या एस्टेब्लिशमेंट ने आपको रोका था कि ये प्राइवेटाइजेशन का अमल बंद किया जाए? क्योंकि हम एक जज का नाम तो लेते हैं, उस जज ने बहुत बड़ी गलती की थी। क्या उस जज के अलावा एस्टेब्लिशमेंट भी थी रोक रही? और ये रोज बेल्ट है, क्यों नहीं बेचते आप इसको? ठीक हो। ये सिल्वर क्या कहते हैं, वो सिल्वर क्या वो उसको कह रहे हैं फैमिली सिल्वर। फैमिली सिल्वर का क्या करेंगे आप? बेचें इसको। और ये बात सही है, सियासी पार्किंग लॉट, ये बात सही है कि सियासी जमातों के लोग मुतासर होंगे। क्या कोई स्टडी ऐसी हुई कि कितने लाख या कितने हज़ार लोग मुतासरीन में से होंगे? ठीक है जी। देयर आर फ्यू थिंग्स जिस पे हमें संजीदगी से गौर करना चाहिए। ज़मीन कितनी है, मुतासर कितने होंगे, अगर बेचिए पैसे कितने मिलेंगे, उस पैसों का फायदा क्या होगा? प्राइवेटाइजेशन के मामले पर पैनल की जानिब से इंतहाई अहम सवालात और तज्जिया दिया गया है। अब मुतल्लिका इदारों और लोगों के सोचने की बात है कि किस विजन और पॉलिसी के साथ आगे बढ़ना है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।